हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन के बारे में जिसे बोला जाता है स्टिफ नी। सामान्य भाषा में हम लोग इसे समझने का कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का घुटना एक तरह से जाम हो जाए, वो मुड़े नहीं, एक स्थान पे आके उसे ऐसा फील हो कि अब इससे ज्यादा वो अपना घुटना नहीं मोड़ सकता, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टिफ नी। तो दोस्तों, स्टिफ नी के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यदि हम डिस्कस करें तो वो हो सकता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब जब भी जांग की हड्डी में ऐसा फ्रैक्चर हो या पैर की हड्डी में कोई बहुत ही बुरा फ्रैक्चर है और लंबे समय तक पैर को सीधा रखना पड़ा है, मांसपेशी उस जगह से बिल्कुल हट गई है या हड्डी से चिपक गई है, तो वो केसेस के अंदर घुटने को मोड़ना बहुत ही कठिन होता है और उसका निवारण फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्जरी, मतलब उस मसल को लंबा किया जाए, उसका प्लास्टिक सर्जरी किया जाए, उसके द्वारा किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब भी किसी जॉइंट को एक विशेष परिस्थिति में, मतलब सीधा रखा जाता है काफी समय तक, तो उस जॉइंट के अंदर कुछ रेशे जैसे बनने लग जाते हैं और जॉइंट की जो सरफेसेस हैं वो आपस में एक किस्म से चिपकने लगती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जब भी वो व्यक्ति अपना घुटना मोड़ने का कोशिश करेगा तो एक स्थान पर आके उसको ऐसा लगता है कि इससे आगे जाने में उसको बहुत परेशानी है, बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है और लगातार फिजियोथेरेपी करने के बाद में भी वो अपना घुटना मोड़ने में सक्षम नहीं होते। ये जो स्थिति होती है ये काफी सारी कंडीशंस में आ सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, फ्रैक्चर के केस में यदि पैर को लंबा रखा गया है, स्पेसिफिकली प्लास्टर में बहुत लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा प्लास्टर खोलने के बाद भी घुटना मोड़ने में कई बार दिक्कत आती है। ये पहली अवस्था होती है जिसमें कि स्टिफनी हो सकता है। कई बार जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के केसेस में भी जॉइंट में रेशे बनने लगते हैं और जो जॉइंट की सरफेसेस होती हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार सर्जरी करने के बाद में पेशेंट प्रॉपरली फिजियोथेरेपी को फॉलो नहीं कर पाते, प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर पाते, अपने घर चले जाते हैं और किसी किस्म का फिजियोथेरेपी नहीं करते, पैर को सीधा ही रखते हैं। उनके डॉक्टर भी उनको बार बार एडवाइस करते हैं, उसके बाद में भी यदि फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो ये कंडीशन में भी स्टिफ नी में वो व्यक्ति लैंड अप हो सकता है। तो हम लोगों ने इस तरह से समझा कि तीन कंडीशंस। पहला चीज, किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा, जॉइंट में यदि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है या व्यक्ति ने वॉलंटरीली फिजियोथेरेपी को फॉलो नहीं किया है, घुटना मोड़ने का एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ऐसा घुटना स्टिफ नी में लैंड अप कर सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि स्टिफ नी का कारण क्या होता है। तो इन सभी कंडीशंस में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जॉइंट में कभी ना कुछ ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे वहां पे वो जो टिश्यू होता है वो पतले रेशे जैसे उसमें बनने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेशे होते हैं ये इनिशियली बड़े सॉफ्ट होते हैं और यदि आपने डे 1 से अच्छा फिजियोथेरेपी किया है अपने डॉक्टर के कहे अनुसार, तो ये रेशे मजबूत नहीं बन पाते और आपके घुटने में स्टिफनेस नहीं आता है। परंतु यदि आपने फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक अपने घुटने को नहीं मोड़ा तो ये रेशे इतने कठोर हो जाते हैं कि धीरे धीरे आपको अपने घुटने को मोड़ने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इस दर्द के कारण फिर एक किस्म का रिलेक्टेंसी आती है। आप लोग बोलते हैं दर्द हो रहा है इसलिए हम ये घुटना आगे और नहीं मोड़ेंगे, तो जिससे ये फर्दर एक किस्म का और ज्यादा स्टिफनेस के अंदर घुटना आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि जब भी लैक ऑफ फिजियोथेरेपी होती है, इनिशियल डेज में आप लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, तो इससे स्टिफनी डेवलप हो सकता है और उसका कारण होता है जॉइंट में रेशे बनना। दोस्तों, जब भी किसी किस्म का ऐसा स्टिफनी होता है तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसको रिलीव करने का वो होता है एक एग्रेसिव फिजियोथेरेपी। तो आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आपको घुटना मोड़ने की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। उन एक्सरसाइज के साथ में आप अपने इंजरी की प्रकृति के अनुसार साइकिलिंग कर सकते हैं, सीपीएम एक मशीन होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, मैनुअली घुटने का मोड़ने का एक्सरसाइज किया जाता है, वॉल स्लाइड कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पीठ को दीवार से टिकाएंगे और धीरे धीरे जैसे स्क्वेटिंग का कंडीशन होता है वैसे धीरे धीरे नीचे जाने का उसमें कोशिश करेंगे। स्टिफ नी के अंदर जो फिजियोथेरेपी एडवाइज्ड होती है
उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि जो पहला तरीका होता है वो होता है एक एग्रेसिव फिजियोथेरेपी। यदि एग्रेसिव फिजियोथेरेपी के बाद में भी किन्हीं कारणों से आपको घुटनों को मोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, काफी समय हो चुका है, फॉर एग्जांपल 3-4 महीने से आप लगातार फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या ऑप्शन उपलब्ध होता है? उस ऑप्शन का नाम होता है आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस। मतलब कि अब इस स्टेज पे आपके जॉइंट में एक दूरबीन का ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि ये ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन होता है, लिगामेंट सर्जरी जैसा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, परंतु इस ऑपरेशन में आपके घुटने के अंदर दूरबीन को एंटर करके और ये जितने भी हार्ड एडिजन्स होते हैं इन सबको हटाया जाता है। इस वीडियो के अगले हिस्से में आप ये आर्थ्रोस्कोपी का क्लिप देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये एडिजियोलाइसिस किया जा सकता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे बोला जाता है शेवर। इस शेवर की मदद से ये जो बहुत ही हार्ड एडिजन्स होते हैं इनको हटाया जाता है। हटाने के साथ में ही ये शेवर इनको कट करके बाहर सक भी कर सकता है, मतलब इनको आपके जॉइंट से बाहर निकाला जाता है। साथ में ही इस स्टेज पे जॉइंट के लगभग हर हिस्से में जाके इन एडिजन्स को, ये जो कठोर रेशे बने हुए हैं, इनको हटाया जाता है। क्योंकि मित्रों ये बहुत ही आवश्यक है कि आपके जॉइंट में से ये रेशे पूरी तरह से हटाए जाएं, तभी आप अपना घुटना मोड़ने में प्रॉपर्ली सक्षम हो पाएंगे। शेवर के साथ ही कुछ लोग इलेक्ट्रोकॉटरी या रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग कर सकते हैं इस किस्म के एडिजन्स को हटाने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी एडिजन्स हटाए जाते हैं तो परिणाम बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं, कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। ये व्यक्ति एक इंजीनियर है और लैक ऑफ फिजियोथेरेपी की वजह से इनका घुटना नहीं मुड़ता था, परंतु आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस की मदद से इन्होंने अपने घुटने का जो पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट है वो एक किस्म से अचीव किया। परंतु साथ ही ये भी ध्यान रहे कि एडिजियोलाइसिस के केसेस के अंदर फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इवन एडिजियोलाइसिस करने के बाद भी इमीडिएट फिजियोथेरेपी का आवश्यकता होता है। यदि आप लोगों ने उसके इमीडिएटली बाद भी फिजियोथेरेपी नहीं की तो दोबारा आपका घुटना उसी किस्म की स्टिफनेस में लैंड अप कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि स्टिफ नी के क्या क्या कारण होते हैं, और यदि आप इनिशियली पूरा डेडिकेटेड होकर अपना फिजियोथेरेपी करेंगे तो हो सकता है कि आप स्टिफ नी जैसी कंडीशन में लैंड अप ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चंस का स्वागत है। ऐसे सभी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट बैक ऑन दिस। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टिफ नी से जुड़े हुए इस दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टिफ नी के समय जो आपको फिजियोथेरेपी बताई जाती है, मतलब जो आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पहला वीडियो था उसे आप सभी लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, और उस पर हमारे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं। जो एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि हम लोगों को क्या फिजियोथेरेपी का पहले ट्रायल करना चाहिए सर्जरी में जाने से पहले। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को एक फिजियोथेरेपी का बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देने का कोशिश करेंगे। परंतु ये चीज़ आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता, मतलब ये आपके इंडिविजुअल जो आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि इमीडिएट सर्जरी के बाद में आपको फिजियोथेरेपी करना है तो वो फिजियोथेरेपी बहुत ही माइल्ड होगी। सपोज़ आपकी हड्डी पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है तो वो केसेस के अंदर फिजियोथेरेपी जो होती है वो बिल्कुल माइल्ड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी कसरतें एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, परंतु ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, और आपकी जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं या आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन सभी के कोऑर्डिनेशन से एक ये फिजियोथेरेपी रिजीम आपका डिज़ाइन होना चाहिए। दूसरी बात
ये फिजियोथेरेपी रिजीम में कोई भी एक्सरसाइज झटके से नहीं करनी, मतलब यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये एक्सरसाइज करवा रहा है तो बिल्कुल मैनुअल हल्का जोर लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है आपकी हड्डी की क्या कंडीशन है, आपको सर्जरी को कितना समय हो चुका है, इन सभी बातों के आधार पर किसी भी स्थिति में ये सभी कसरतें झटका देके हम लोगों को नहीं करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो मुख्यतः जिन फिजियोथेरेपी की बात करेंगे, पहला जो होता है पटेलर मोबिलाइजेशन, दूसरा मैनुअल घुटने को मूवमेंट करना, खुद से मूव करना, किसी पट्टी के सहायता से मूव करना, वॉल स्लाइड मतलब दीवार से टिककर जो हाफ स्क्वाट किया जाता है वो, या फिर किसी टेबल या चेयर का जो बैक होता है उसकी मदद से जो हाफ स्क्वाट किया जाता है, और उसके अलावा स्टैटिक साइकिल और सीपीएम। तो ये सभी तरीके हैं जिनके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आप ये डेमोन्स्ट्रेशन अब यहाँ से ऑनवर्ड्स देख सकते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज होती है नी बैंडिंग के लिए उसे बोला जाता है पटेलर मोबिलाइजेशन। ये पहली एक्सरसाइज हमेशा आपको सबसे पहले एडवाइस की जाती है, क्योंकि जब तक पटेला आपका जो नी कैप है वो फ्री नहीं होता तब तक आपको नी बैंडिंग किसी भी तरीके से प्रॉपर स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पटेला होता क्या है। पटेला मतलब ये जो हमारा नी कैप होती है, ये इसे पाली की हड्डी, ढकनी, बहुत सारे नामों से बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली जो नी कैप है इसे बोला जाता है पटेला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वो जो पैर है जो स्टिफ है उसका पटेला फ्री है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इसको पटेला को ऐसे दोनों एक तरफ से इसका एज को फील करेंगे। आप देखेंगे पैर बिल्कुल आपका ढीला होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये साइड में जाता है, मोमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है। ये पटेला इस तरह से जाता है, यहाँ से पकड़ेंगे, ये आप देखेंगे पटेला अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पटेला का मूवमेंट हो रहा है नॉर्मल, और ये मूव किया, बाहर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है पटेला का, इसी तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इससे हमेशा जो आपका दूसरा पैर है उससे आपको ऐसे कंपेयर करना होता है। आप देखेंगे इसमें भी प्रॉपर मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपके पैर का जो पटेला है वो फ्री है। तो जब भी आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपना पटेला का मूवमेंट है या नहीं है उसका वीडियो हम लोगों को भेजिए, तो उसको भेजने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्थिर होकर बैठेंगे, अपने अंगूठे से इस एज को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड करके आपको हम लोगों को भेजना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पटेला का मोबिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। मतलब यदि आपकी जो पटेला है, पाली की हड्डी है, वो फिक्स्ड है, चिपकी हुई है, उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको नी बेंडिंग किसी भी तरीके से उसमें नहीं आ सकता है। तो क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि आप बिल्कुल सॉफ्ट रिलैक्स होकर बैठेंगे, आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए, ध्यान बैक पे नहीं हो, ध्यान सिर्फ घुटने पे हो, बिल्कुल रिलैक्स। इस तरह से आप इसको दोनों अंगूठे से पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ सकते हैं, अंगूठे से पकड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा जोर लगा के रखेंगे 10 काउंट तक, मतलब 10 सेकंड तक रोकेंगे, वापस रिलैक्स कर देंगे। दूसरी तरफ से पकड़ेंगे, इस तरीके से इसको शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ अंदर की तरफ 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, 10 की गिनती तक छोड़ देंगे। नीचे की तरफ ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे, 10 की गिनती तक होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, और वापस इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा अपना शिफ्ट करेंगे और रोक के रखेंगे और छोड़ देंगे। तो इस एक्सरसाइज को बोला जाता है पटेलर मोबिलाइजेशन। दूसरी जो एक्सरसाइज होती है वो होता है नी का मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन के लिए आप इस तरह से अपने बेड पे बैठ सकते हैं और अपना बैक किसी चीज़ से टिका सकते हैं, किसी दीवार से या कंफर्टेबली। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने इस घुटने को मोड़ेंगे। यदि ये लगभग इस रेंज तक आ जाता है, 90 डिग्री तक आ जाता है, तो नीचे से इसको पकड़ेंगे और ऐसे धीरे धीरे खींचने का कोशिश करेंगे। जिस जगह पे रुक जाता है वहाँ पे इसको रोक लेंगे, पूरा जोर लगा के, मतलब जहाँ आपको पूरा रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे इसको रोक लेंगे, पूरा जोर लगा के रखेंगे। पर ये ध्यान देना है कि यहाँ कोई झटका हम लोगों को इस पर नहीं देना है। रोक के पूरा जोर लगा के रखेंगे। हाथ जैसे जैसे ये नी एंगल बढ़ता जाएगा, हमारा हाथ और नीचे तक पहुँचता जाएगा और हम इस पर पूरा अच्छे से प्रेशर इसके अंदर लगा सकते हैं।
तो ये होता है जो सीधे बैठ के नी बेंडिंग करना होता है, पूरा जोर लगा के इसको आप मैक्सिमम स्थिति तक लेके जाएंगे और जहाँ पे ये रुक जाता है वहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब आपको ये पूरा इसके ऊपर ट्रैक्शन, एक किस्म का फोर्स मेंटेन रखना है और आपका बैक बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ध्यान सिर्फ घुटने के ऊपर होना चाहिए। इसको इस अवस्था में रोकेंगे, वापस सीधा करेंगे, दोबारा जब आप घुटना मोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये घुटना सामान्य जो पहले की स्थिति है उससे थोड़ा सा ये बढ़ गया है। तो ये इस तरह से सीधा लेट के घुटना मोड़ने की कसरत जो है वो आप कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक वेरिएशन होता है कि यदि आपके घुटने के अंदर मुड़ाव बिल्कुल नहीं है, सपोज ये 10 से 15 डिग्री ही मुड़ रहा है, आपका हाथ पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस किस्म का कोई पट्टी ले सकते हैं, यहाँ पे एंकल पे ले सकते हैं या अपने पंजे पे ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको खींच के और अपना नी को बैंड कर पाएँ। तो जब आप देखेंगे इस तरीके से खींच के आप इसको अपना नी बैंड कर सकते हैं। अगेन जहाँ पे रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे और धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए हमको अपना नी बेंडिंग बढ़ाना है। ये ध्यान रखना है कि झटके से ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रेशर इसके ऊपर हम लोगों को लगा के रखना है और लगातार जब आप इस तरह से बढ़ाते जाते हैं और नी के जो रेशे हैं यदि वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो इस तरीके से आपको नी बेंडिंग आप ये कसरत शुरुआत में आप प्रोन नी बेंडिंग की तरह से भी कर सकते हैं, मतलब आप पेट के बल लेट जाएं, जो आपका अफेक्टेड नी है, मतलब जो स्टिफ नी है, सामान्य पैर को उसके नीचे ऐसे रखें और धीरे धीरे उसे ऐसे मोड़ने का कोशिश करें। बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ये कसरत कर सकते हैं, किसी असिस्टेंट की मदद से भी इस तरह से इसको नी बेंड किया जा सकता है। होता है घुटना मोड़ने का कि हम इस तरह से किसी पट्टी या किसी चुन्नी या किसी कपड़े की मदद से या मैनुअली किसी असिस्टेंट की मदद से इसको बैंड करने का कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पर कोई पट्टी बांध लीजिए इस तरीके से और धीरे धीरे इसकी मदद से अपने घुटने को ऐसा मोड़ने का कोशिश करिए। जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे 10 सेकंड तक और धीरे धीरे वापस उसको नीचे जाने देंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए और अपने घुटने को मोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो आपका घुटना है वो बिल्कुल टच रहे आपके बैट से, फ्लोर पे जिस पे भी आप करते हैं, और धीरे धीरे इस तरह से आप उसको मैक्सिमम घुटने को मोड़ने का कोशिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो घुटना मोड़ने के लिए की जा सकती है उसे बोलते हैं वॉल स्लाइड। तो आप किसी दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को दीवार से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे थोड़ी स्थिरता के साथ और ऐसे धीरे धीरे घुटने को नीचे लेके जाएंगे। जब आपको पूरा रेजिस्टेंस आता है, मतलब जिस जगह घुटना आगे बढ़ना रुक जाता है उस जगह आप इसको रोक लेंगे, लगभग 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, वापस धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जब थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है तो पैरों को थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हैं, जिससे घुटना आपका और आगे की तरफ जाएगा और पूरा लोड आपके घुटने पे आएगा और धीरे धीरे नी बैंडिंग करने में आपको इससे आसानी होगी। दिन में 2 से 3 बार तक ये कसरत आप आसानी से कर सकते हैं। टेबल का सहारा ले सकते हैं या किसी चेयर बैग को पकड़ सकते हैं, इस तरह से उसको पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे नीचे लेके जाएंगे। जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे और धीरे धीरे वापस इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। जब कंट्रोल आ जाता है तो ये एक्सरसाइज सिर्फ एक घुटने से, मतलब जैसे जो आपका अफेक्टेड घुटना है उसी के ऊपर पूरा लोड लेते हुए की जा सकती है, परंतु ये हमेशा डॉक्टर के आपको गाइडेंस में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों इस डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा जो एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, अगेन आपके हड्डी की स्थिति के आधार पे वो होता है एक सीपीएम की मशीन का आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीएम एक ऐसा मशीन होती है जिसके ऊपर आपको एक तरह से लिटा दिया जाता है और बहुत ही आहिस्ता से, मतलब इसके अंदर एक एंगल फिक्स कर दिया जाता है कि ये मशीन कितने एंगल तक आपके घुटने को लेके जाएगी। जनरली इसकी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 90 डिग्री से 100 डिग्री और 110 के आसपास कभी ये पहुंच सकती है, बट लगभग 100 डिग्री तक इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। तो सीपीएम मशीन पर लेट के आपका घुटना फिक्स करके बहुत ही जेंटल इसके अंदर मूवमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है घुटना मोड़ने के लिए, पर अगेन आपके घुटने की जो हड्डी की स्थिति है उसके आधार पर इसका निर्णय आप लोग ले सकते हैं। जहाँ पे सीपीएम नहीं होती है और यदि रिकमेंडेड है तो जो स्टैटिक साइकिल होती है, मतलब जो एक स्थिर साइकिल होती है जिसमें पैडल के मूवमेंट से आप लोग अपने घुटने के
जो गति है, उसका जो मूवमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्टैटिक साइकिल भी एक अच्छा तरीका होती है। कई बार ग्रामीण इलाकों में होते हैं, स्टैटिक साइकिल भी नहीं होती, तो हमारी जो एक फॉर्मल साइकिल होती है उसको बिल्कुल मजबूती से स्टैंड पर खड़ा करके, पर यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंड पे बिल्कुल मजबूती से खड़ी हो, ये नहीं हो कि आप उस पर बैठ के कोशिश करें और साइकिल इम्बैलेंस होकर गिर जाए तो आपको एक दूसरा चोट उसमें लग जाए। तो स्टैटिक साइकिल और उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल साइकिल होती है उसको भी हम लोग स्टैंड पे खड़ा करके स्थिरता के साथ में पैडल पे मूवमेंट करके अपने घुटने का जो गति है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। परंतु विशेष रूप से इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपकी हड्डी की स्थिति के हिसाब से ही ये कसरत डिज़ाइन की जानी चाहिए। तो आपको पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इस बारे में संपर्क स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आप लोगों के मन में ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है, बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि क्या फिजियोथेरेपी करनी होती है। जब हम आप लोगों को जवाब देते हैं तो आप सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और यदि आपको इस बारे में फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है कि आप इसका पार्ट 1 देखें, और इसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम आपको एक प्रॉपर जवाब दे पाएँ, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरह के आपको अपने घुटने की वीडियो हम लोगों को बना के भेजने चाहिए, जिससे हम आपकी बीमारी को ठीक तरह से समझ पाएँ और उसको प्रॉपरली निवारण में आपका मदद कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और स्टिफ नी से जुड़े हुए इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा पहला वीडियो था उसे बहुत लाइक किया गया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, बहुत सारे सवाल उस पर आए। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने का कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा कि किस किस्म का फिजियोथेरेपी का ट्रायल आप लोगों को देना चाहिए स्टिफ नी के केस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टिफ नी होने पर क्या क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जब आप हमसे संपर्क स्थापित करते हैं तो किस तरह से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को हमें भेजनी होती हैं जिससे हम एग्जैक्टली आपको सही जवाब दे पाएँ, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कि ये ऑपरेशन कारगर नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है, ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें, कि जब भी ऐसा कोई स्टिफ नी होता है या घुटने में कोई चोट होती है तो ये सलाह दी जाती है कि वहाँ पे बहुत रगड़ के मालिश करो। कई बार ये बोला जाता है कि भेड़ का दूध या कैमल का दूध इसके ऊपर लगाया जाए, मालिश की जाए तो घुटने के अंदर फ़ायदा हो सकता है। परंतु दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप भेड़ का दूध अपने जॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो एक किस्म से जो आपकी मांसपेशी है उसमें कैल्सिफिकेशन होने मतलब उसमें कैल्शियम जमने लगता है और आपके मांसपेशी में हड्डी जैसे चेंजेस आने लग जाते हैं। मतलब वो मांसपेशी एक किस्म से स्टिफ होने लग जाती है, उसमें कैल्शियम जमने लग जाएगा और वो काफ़ी कठोर होने लग जाएगी। तो ये एक किस्म से एक विपरीत परिस्थिति हो जाती है। और यदि आप घुटने की मूवमेंट का कोशिश कर रहे हैं और आपने ऐसे किसी तेल की मालिश कर ली, भेड़ के दूध की मालिश कर ली, तो उसमें एक मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जैसी कंडीशन डेवलप होने लग गई, मांसपेशी में हड्डी बनने लग गई, तो उस घुटने को मोड़ना फिर लगभग असंभव हो जाता है। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कई मित्र ये बोलते हैं कि हमारा घुटना नहीं मुड़ा था तो हम किसी पहलवान साहब के पास गए तो उन्होंने बहुत तेल को रगड़ के मालिश कर दी। तो तेल को रगड़ के कभी मालिश नहीं होनी चाहिए। कई बार उस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और दोस्तों, ये मानिए कि यदि इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो उस स्थिति से बाहर निकालना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बस में, हम लोगों के बस में भी कई बार नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कृपया लैंड अप नहीं हो। तीसरी कंडीशन, कई बार जो पहलवान साहब होते हैं या जो गांव के जो मालिश करके ठीक करने वाले लोग होते हैं या आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, वो एक झटका दे के इस घुटने को सीधा करने का, इसको मोड़ने का कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी हड्डी में एक किस्म का डैमेज हो सकता है। चौथी परिस्थिति जो मेरे विचार में आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, कई बार कुछ हमारे जो चिकित्सक साथी होते हैं वो भी एडवाइस करते हैं, परंतु मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसे बोला जाता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। कितने आप में से लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा घुटना नहीं मुड़ रहा है तो हमारे किसी जानकार ने या किसी चिकित्सक ने ये सलाह दिया है कि आपके जो शरीर को सुन्न करके, घुटने को सुन्न करके और झटके से उसको मोड़ देंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन होती है। ध्यान दीजिए, क्या होता है, हम लोगों ने जैसे पहले वीडियो में बात किया कि घुटने के जोड़ के अंदर धीरे धीरे कुछ महीन रेशे बनने लगते हैं और जब वो रेशे बहुत कठोर हो जाते हैं तो फिजियोथेरेपी से भी उस घुटने को नहीं मोड़ा जा सकता। जब ये रेशे बहुत कठोर हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं और आप बेहोश करके ज़बरदस्ती उस घुटने को झटके से मोड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। और ये परिस्थिति में कई बार ये होता है कि वो रेशे इतने कठोर होते हैं कि रेशे तो नहीं टूटते हैं परंतु आपकी हड्डी टूट सकती है। मतलब जो आपकी पाली की हड्डी होती है, पटेला होती है, उसका फ्रैक्चर हो सकता है, जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। हमारे एक मित्र ने अभी एक इस किस्म का वीडियो भेजा और अपनी ऐसी हिस्ट्री दी कि जहाँ पे उनको पटेला का फ्रैक्चर था, पाली की हड्डी का, जब नी स्टिफ हुआ उसके बाद में झटके से घुटना मुड़वाया तो उनके पटेला में फ्रैक्चर हो गया, दूसरे व्यक्ति की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। तो दोस्तों, हालांकि फ्रैक्चर की संभावना हर किस्म के मैनिपुलेशन में होती है, परंतु फिर भी ये ध्यान रखना आप लोगों को आवश्यक होता है कि जब दूरबीन से इन रेशों को काट दिया जाता है तो इस जॉइंट को जोड़ लगा के मोड़ने में काफ़ी आसानी होती है और आपका जो ये फ्रैक्चर का रिस्क फैक्टर है काफ़ी कम हो जाता है। तो 4 चीज़ों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, कोई बेहोशी के अंडर में मैनिपुलेशन नहीं हो, कोई भेड़ के दूध की, तेल की
इस किस्म की कोई मालिश नहीं होनी चाहिए, या घर में भी कोई झटका दे के आपको कसरत नहीं कराए। इन विशेष चीज़ों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी होती है कि जब आप हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। आप सब जानते हैं हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 होती है। तो इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तरीके से लगा के हम लोगों को भेजें। मतलब कई बार जैसे आप 10 फ़ोटोज़ भेजते हैं तो उसमें से कोई फ़ोटो उल्टी होती है, कोई सीधी होती है, कोई ऐसा आड़ी होती है। तो दोस्तों ये कोशिश करिए कि पूरे डॉक्यूमेंट को या तो एक PDF में कन्वर्ट करके भेजें, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके फ़ोटोज़ साफ़ और सीधी इसमें होनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको एक घुटने का एक्सरे हम लोगों को भेजना ही भेजना है, क्योंकि उसके बिना ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आपकी हड्डियों में गैप कितना है, मतलब वो आपस में चिपकी हुई तो नहीं है। क्योंकि हड्डियाँ यदि चिपक गई हैं आपस में तो फिर ये दूरबीन का जो ऑपरेशन है इसको करने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। तो एक प्रॉपर नी का AP एवं लेटरल व्यू ध्यान दीजिए। आपकी जो अफेक्टेड नी है उसका सबसे रीसेंट, ये नहीं हो आप बोलते हैं कि हमें 2 साल पुराना एक्सरे भेज दिया, 3 साल पुराना भेज दिया, 1 साल पुराना भेज दिया। दोस्तों हमेशा उसका एक फ्रेश एक्सरे होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये देखना होता है कि आपकी हड्डी उसमें प्रॉपर जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। फ्रेश एक्सरे, नी का AP और लेटरल व्यू, कोशिश करिए डिजिटल एक्सरे हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो इस एक्सरे का क्वालिटी एक अच्छा एक्सरे इसमें होना चाहिए। व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आप संपर्क करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सीधा लगा के भेजने का हम लोगों को कोशिश करेंगे। घुटने का AP लेटरल फ्रेश होना चाहिए, इसका आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। पूरी हिस्ट्री आप लोगों को हमको लिख के भेजनी चाहिए। आप क्या करते हैं, डॉक्टर साहब घुटना नहीं मुड़ रहा, क्या करूं? तो दोस्तों किसी भी तरीके से इस हिस्ट्री से आप लोगों को सलाह देना संभव नहीं हो सकता है। तो अपनी जो हिस्ट्री है कि आपका पहला ऑपरेशन कब हुआ है, क्या आपको समस्या है, पूरा हमको नरेट करके भेजेंगे, तभी हम आपकी प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ जाते हैं तो फिर प्रोसेस ये होता है कि जो हमारे पेशेंट कॉल नंबर है, मतलब जो हमारा पेशेंट मैनेजमेंट सर्विस है 9587077111, उस नंबर से आपको संपर्क किया जाता है और मेरे साथ में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपको कनेक्ट किया जाता है। जनरली ये जो कनेक्टिंग होती है ये हम प्रतिदिन शाम को करते हैं। ये भी कई बार देखा गया है कि आप लोगों में से कुछ लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और वो नंबर जब हम दोबारा कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है या वो कॉल नंबर ही नहीं होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम शाम को आपसे संपर्क स्थापित करने का कोशिश करते हैं 9587077111 नंबर से, तो आप लोगों को इस फ़ोन को उठाना है, जिससे कि हम लोगों की जो भी सलाह है, जो भी मदद है, वो आप लोगों को मिल पाए। अंतिम बात दोस्तों, कुछ थोड़ी जानकारी आप लोगों को ये भी होनी चाहिए कि किस परिस्थिति के अंदर अभी ये ऑपरेशन करना संभव नहीं होता, क्योंकि कई बार आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस ऑपरेशन की जो प्री रिक्विजिट होती है, जो एक बेसिक डिमांड होती है, वो ये होती है कि आपके हड्डी में जुड़ाव प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेशन के बाद हल्का जोड़ दे के इस हड्डी को मोड़ा जाता है। तो हड्डी में यदि जुड़ाव प्रॉपर नहीं है तो आपकी हड्डी में फ्रैक्चर दोबारा होने का बहुत अधिक संभावना बढ़ जाता है, रेशे हटाने के बाद, हल्के हाथ से मोड़ें उसके बाद भी। तो पहली प्री रिक्विजिट, हड्डी आपकी प्रॉपर जुड़ी हुई होनी चाहिए। नंबर 2, आप लोगों को ये देखना होता है कि आपकी जो पाली की हड्डी है वो बिल्कुल चिपकी हुई तो नहीं है। बोन के अंदर कई बार सारी हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आप लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो जब भी आप ये अपना एक्सरे भेजते हैं तो हम इस बारे में देख के आप लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं। और अंतिम सबसे ज़रूरी गाइडलाइन या हमारी जो सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होती है, हम आप लोगों को ये बोलते हैं कि आप अपने घुटने का एक रीसेंट वीडियो बना के भेजिए कि वो घुटना कितना मुड़ता है। तो आप साइड व्यू से उसका एक वीडियो बना के हम लोगों को भेजेंगे कि आपके घुटने का मुड़ाव किस किस्म का होता है। और पटलर मोबिलाइजेशन के लिए आप लोगों को बार बार हमसे पूछा जाता है, मतलब आप अपना जो पाली की हड्डी है, अभी आप इस वीडियो में देखेंगे
उसको आप चारों दिशाओं में मूवमेंट करके उसका वीडियो बनाएंगे, जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये पटेला के अंदर मोबिलाइजेशन कितना है, पटेला कितना फ्री है, क्योंकि ये पटेला जब तक फ्री नहीं होगा तब तक इस ऑपरेशन के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पटेला होता क्या है। पटेला मतलब ये जो हमारा नी कैप होती है, ये इसे पाली की हड्डी, ढकनी, बहुत सारे नामों से बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली जो नी कैप है इसे बोला जाता है पटेला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वो जो पैर है जो स्टिफ है उसका पटेला फ्री है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इसको पटेला को ऐसे दोनों एक तरफ से इसका एज को फील करेंगे। आप देखेंगे पैर बिल्कुल आपका ढीला होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये साइड में जाता है, मोमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है। ये पटेला इस तरह से जाता है, यहाँ से पकड़ेंगे, ये आप देखेंगे पटेला अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पटेला का मूवमेंट हो रहा है नॉर्मल, और ये मूव किया, बाहर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है पटेला का, इसी तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इससे हमेशा जो आपका दूसरा पैर है उससे आपको ऐसे कंपेयर करना होता है। आप देखेंगे इसमें भी प्रॉपर मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपके पैर का जो पटेला है वो फ्री है। तो जब भी आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपना पटेला का मूवमेंट है या नहीं है उसका वीडियो हम लोगों को भेजिए, तो उसको भेजने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्थिर होकर बैठेंगे, अपने अंगूठे से इस एज को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड करके आपको हम लोगों को भेजना है। पटेला को मोबिलाइज कैसे करना होता है ये आप जो हमारा वीडियो नंबर 2 है उसमें भी ठीक से देख सकते हैं, परंतु ये मोबिलाइजेशन जैसा इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ऐसा वीडियो आप लोगों को हमको बना के भेजना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करना होता स्टिफ नी के केस के अंदर, और आप किस तरीके से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब आपको संपर्क स्थापित करना होता है तो क्या क्या बातें आप लोगों को हमको भेजना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए, घुटने का नया एपीलेटरल एक्सरे भेजना चाहिए, पटेला में मूवमेंट कितना है उसका वीडियो हम लोगों को बना के भेजना चाहिए, और घुटने के अंदर मूवमेंट कितना है ये एक रीसेंट वीडियो आप लोगों को हमको भेजना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।